सलाम पाकिस्तान, प्रीवियत उक्राइना। आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन तो खैर नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि हम लोगों ने फेस की थी। सर्वाइवल स्टोरी कह लें इसको या कुछ भी कह लें। दिन था 24 फरवरी और सुबह के तकरीबन 4:30 बजे जब रशिया की तरफ से फर्स्ट एयर स्ट्राइक अटैक हुआ था कीव पे। हम लोग तो सो रहे थे। मेरे साथ मेरे फ्लैटमेट मौजूद थे, यासीन और ताहा। उनके पास एक फ्रेंड की कॉल आती है और उस कॉल पे वो उनको बताता है कि यार तुम लोगों ने किसी ब्लास्ट की आवाज़ सुनी है। तो बिल्कुल वो लोग जाग रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने सुनी थी आवाज़। उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने आके मुझे उठाया। मैं बिल्कुल बेखबर सो रहा था। मैं जब उठा तो मैं बिल्कुल घबरा गया, परेशान हो गया कि ये क्या ख़बर इन्होंने दी है। और उस टाइम मैं क्वारंटीन में था। उससे चंद दिनों पहले मेरा कोविड का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव था। अच्छा खैर, तो ये सब हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जब न्यूज़ चेक की है, ट्विटर को हमने फॉलो किया है। ट्विटर के ऊपर हर सेकंड पे यही एक ख़बर चल रही थी कि कीव पे हमला कर दिया है, यूक्रेन के कैपिटल कीव पे रशिया ने हमला कर दिया है। तो ये जो ख़बरें थी ये हमें मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। खैर, फिर नमाज का टाइम हुआ, नमाज फ़जर अदा की। उसके बाद तो हमने फिर सजावल, हमारा फ्रेंड है, उसको हमने कॉल किया। सजावल को भी इसका इल्म हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग उसके पास जाते हैं। मतलब वो 1 से 2, 2 से 3 होते हैं तो हिम्मत होती है थोड़ी सी। तो इसके लिए हम उसके पास गए। उसका घर हमारे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके लिए हमने पहले तो टैक्सी ऑर्डर की। कोई टैक्सी सर्विस नहीं चल रही थी। फिर कई देर बाद एक टैक्सी वाले ने हमारी राइड एक्सेप्ट की, जो कि मुश्किल से 20 मिनट का 15 मिनट का सफ़र था और गालिबन उस सफ़र ने हमें 4 घंटे लगा दिए। हम सजावल के घर पहुँचे। वहाँ पे हम लोग बैठे, परेशान थे, सब डरे हुए थे। फिर हम लोगों को पता चला कि सजावल की एक फ्रेंड है, अदनान भाई, उनकी कार नीचे मौजूद है, लेकिन अदनान भाई ख़ुद किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं किसी काम से। तो अदनान भाई को भी इस चीज़ का इल्म हो गया था कि कीव पर अटैक हुआ है। तो मैं अदनान भाई का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हमारा इस मुश्किल वक्त में जो साथ दिया है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। और जब हम वहाँ गए तो अदनान भाई को इल्म हो चुका था। तो अदनान भाई ने हमारे लिए 8.5-9 घंटे का ट्रेन का सफ़र किया रात का। जो वो रात थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो जो रात थी वो हमारे लिए किसी क़यामत के मंज़र से कम नहीं थी, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से क्या चीज़ हो जाए और क्या आ जाए। उस दौरान भी, उस रात भी हम लोगों ने स्ट्राइक्स की आवाज़ें सुनी, ब्लास्ट की आवाज़ें सुनी और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनी कि जैसे बहुत करीब में कहीं हुआ। खैर, हम लोगों ने फिर नमाज इशा बाजमात अदा की, तो जिसकी वजह से बहुत एक दिल को सुकून मिला। लेकिन एक खौफ था, एक डर था दिल में। फिर भी नमाज अदा करने के बाद हम लोगों को ने फ़ैसला किया कि कोई भी नहीं सोएगा रात, पूरी रात। 15-20 मिनट के लिए जो जिसकी आंख लगे, सिर्फ 15-20 मिनट बाद उसको दूसरा बंदा उठा देगा। हम लोग उस रात से, 25 की रात से शूज़, सॉक्स, सब कुछ पहन के लेटे थे, सोए थे। जो भी 10-15 मिनट की नींद थी वो इन सब चीज़ों के साथ थी। मतलब हम हर सिचुएशन के लिए तैयार थे, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। खैर, सुबह अर्ली मॉर्निंग
उस रात कर्फ्यू भी लग चुका था कीव में। सुबह 7 बजे तक वहाँ पे कर्फ्यू था। तो खैर अदनान भाई जैसे तैसे करके 6:30 पौने 7 बजे हम लोगों के पास पहुँचे। पूरी रात का सोया हुआ नहीं था बंदा, वो पूरी रात हमसे कांटेक्ट में था। अदनान भाई की हिम्मत को सलाम। उन्होंने कहा कि मुझे 10-15 मिनट दें कि मैं गाड़ी में फ्यूलिंग करवा लूँ, क्योंकि फ्यूल स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा रश था। 1 से 1.5 घंटे में वो फ्यूलिंग करवाने के बाद वापस आ गए। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलें गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं। जबकि हम लोग एक कार में 6 बंदे आए थे ड्राइवर के साथ। मतलब अदनान भाई को काउंट करेंगे तो 6 बंदे हम लोग थे। 6 बंदे में से 4 बंदे तो पीछे बैठे हुए थे, जबकि यूक्रेन में 4 बंदे पीछे बैठना अलाउ नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग निकले वहाँ से। फिर हम वहाँ से निकले। रास्ते में जब हम एक ब्रिज के पास पहुँचे सिटी के अंदर ही, तो हम लोगों ने जो चीज़ देखी है, टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स और जो टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो टैंक को शूट डाउन करती हैं, वो गन उस पर लगी हुई। और वो बिल्कुल एमिंग ऐसे कर रहे थे कि जैसे उनको रिपोर्ट मिली हो कि जहाँ हम लोग खड़े हैं या जहाँ वो लोग खड़े हैं, वहाँ से ऊपर से या तो कोई चीज़ गुजरनी है या किसी ने आना है या किसी ने वहाँ पे अटैक करना है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक मज़ीद हमारे अंदर खौफ पैदा करने के लिए थी कि इसने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खौफ और हरास फैला दिया था। क्योंकि गालिबन ये चीज़ें या तो किसी आर्मी परेड में इस्तेमाल होती हैं या किसी म्यूज़ियम में दिखाई जाती हैं। हमने वो लाइव अपने आँखों से चलते हुए देखी, वो भी अलर्ट, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक डरावना सफ़र था हम लोगों का तरनोपिल की तरफ। जब हम लोग निकले कीव से, वो रास्ता तकरीबन 417 किलोमीटर है कीव से, और बाय रोड के हिसाब से अगर नॉर्मल ड्यूरेशन का टाइम कैलकुलेट किया जाए तो 6-6.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। जिस दौरान हम वहाँ से निकले थे वहाँ तरनोपिल के लिए, तो वहाँ हमारा जो सफ़र था वो टोटल 16 से 17 घंटे का सफ़र था ट्रैवलिंग। क्योंकि हर कोई अपनी जान बचा के भाग रहा था। अच्छा, जब सब जान बचा के भाग रहे थे तो मैंने कभी भी यूक्रेन के अंदर गाड़ियों को रॉन्ग वे जाते हुए नहीं देखा। तो इस दौरान गाड़ियाँ भी रॉन्ग वे चली थी, हम लोग हमारी गाड़ी भी रॉन्ग वे गई थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अगर हम रॉन्ग वे नहीं जाते तो हम
16 क्या 22-23 घंटे से भी ज़्यादा हम लोग लगते और हम तरनोबिल पहुँचते। जब कीव सिटी एग्ज़िट किया, मतलब कीव की हदूद से बाहर निकले, तो बहुत सारे टैंक्स और गाड़ियाँ और आर्मी व्हीकल्स वहाँ से कीव की एंट्रेंस में हमें मिले, जो कि कीव में एंटर हो रहे थे। तो कीव जो एक कैपिटल है। फिर वहाँ पे हमने एक जगह पे गाड़ी रोकी, फिर वहाँ हमने कुछ अपने खाने पीने के लिए छोटा मोटा सामान लिया, क्योंकि कीव से हम लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया था खाने पीने के लिए। किसी को किसी चीज़ की भूख प्यास कोई फ़िक्र नहीं थी। हालत कोविड क्वारंटीन के अंदर मैं था, लेकिन मुझे भी उन्होंने मुझे बिल्कुल बर्दाश्त किया इस चीज़ पे भी। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि यार तुम्हें कोविड है तो कोई मसला नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन मैं अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने साथ रखता था, मास्क हर वक्त और सैनिटाइज़र। एक तो जंग का खौफ, दूसरा मुझे कोविड था उसका खौफ। जब हम वहाँ से निकले, जब हमने खाने पीने का सामान लिया, तो हम लोगों ने फिर तरनोबिल पहुँचे 16 घंटे बाद। जब तरनोबिल हम पहुँचे, अपनी 4 साल की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं तरनोबिल गया, और मैंने तरनोबिल में इतना सन्नाटा, मतलब मैं देख के खुद डर गया। बिल्कुल ब्लैकआउट, फुल अंधेरा। इवन के जहाँ दान भाई ने अपनी गाड़ी पार्क की थी, जहाँ हम लोग को जाना था, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने गाड़ी की सबसे पहले हेडलाइट्स बंद की थी, क्योंकि डोर के पास जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, वो तक बंद करवा दी थी। वहाँ पे अदनान भाई के भाई होते हैं मौज़म भाई, उनका बहुत दिल से शुक्रिया। उन्होंने बहुत सारे बच्चों की, बग़ैर मज़हब रंग नस्ल देखे, बहुत सारे बच्चों की उन्होंने मदद की वहाँ से निकालने में, उनको बॉर्डर तक पहुँचाने में। मौज़म भाई, थैंक यू सो मच। तो मौज़म भाई ने हम लोगों के लिए गाड़ी अरेंज की थी। बॉर्डर है पोलैंड का, उसका रास्ता तकरीबन 5-5.5 घंटे का है, ठीक है। वो तकरीबन 200 किलोमीटर्स है वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग निकलने था हमें सुबह 5 बजे, और हम 2-2:30 बजे के करीब हम तरनोबिल पहुँचे थे। बिल्कुल ब्लैकआउट, इतना अंधेरा कि हम वाकई वहाँ बहुत खौफज़दा थे, क्योंकि जो स्ट्राइक्स तो खैर नहीं कहेंगे, फ़ाइटर जेट्स वगैरह के गुज़रने की, उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ और बहुत क्लोज, ऐसे लग रहा था बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजरें। वो एक डर अलग था। खैर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले। मौज़म भाई का शुक्रिया, अदनान भाई का शुक्रिया कि उन लोगों ने हमारी भरपूर मदद की। तो वहाँ से हम लोग निकले, 200 किलोमीटर का सफ़र, 5 घंटे की राइड, वो भी तकरीबन 7-7.5 घंटे लगे थे ट्रैफिक की वजह से। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने तकरीबन 40-45 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की तवील कतार देखी, जो कि बॉर्डर तक जा रही थी। तो इस सिचुएशन में हमारे ड्राइवर ने हमसे कहा कि मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। वो तकरीबन हमें इतनी दूर ले आया था कि वहाँ से बॉर्डर का जो रास्ता था वो तकरीबन 30 किलोमीटर रह गया था। उसने कहा मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे से गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है, तो जिस वजह से आप लोगों को यहाँ उतरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर फ़ैसला किया कि ठीक है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी बचाने के लिए 30 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। हमारे साथ उसमें हमारी बहनें भी मौजूद थी, हमारे बहुत सारे भाई भी थे जो कि तरनोबिल के स्टूडेंट्स थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। ये पोलैंड के बॉर्डर की तरफ रास्ता जा रहा है। अभी 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर की हमने वॉक कर ली है, और मज़ीद हमें तकरीबन हमारा टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर था पोलैंड की तरफ। तो ये वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जो कुछ गाड़ियों को एक लाइन में मेंटेन कर रहे हैं कि नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा रखते हुए। दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक आसानी फरमाए। रास्ते में जो हर्डल्स आए, हमारे साथ हमारे बैगेज, लगेज, शोल्डर बैग्स, ये सब चीज़ें हमारे साथ मौजूद। उसके साथ 30 किलोमीटर की वॉक, उसके बाद भूख प्यास नींद कुछ कंप्लीट नहीं है। जो शूज़ मैंने पहने थे, लॉन्ग बूट,
वो आपको दिखाऊंगा कि उसको पहन के 30 किलोमीटर की वॉक करना मतलब हम लोगों को प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि हमारी आर्मी की ट्रेनिंग हो रही। ये थी एक सफ़र का स्टार्ट, जो कि हम लोगों ने 30 किलोमीटर की वॉक करके हम लोग पोलैंड बॉर्डर गए थे। रास्ते में लोगों ने अपने बैग, अपने कपड़े बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए थे, क्योंकि पैदल जाने वाले ये सब चीज़ें लेकर कुछ दूर तक जा सकते हैं। कंप्लीट सफ़र वो इन सब चीज़ों के साथ नहीं कर सकते। जो वॉक करके हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे तो रात हो चुकी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। वहाँ पे -10 डिग्री का टेम्परेचर था। वहाँ पे हमें मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस, मतलब कुछ भी नहीं था। कोई हमें इस तरह की फ़ैसिलिटी, खैर बॉर्डर है उस वहाँ क्या फ़ैसिलिटी, लेकिन हम लोग इतना डरे हुए, इतने परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। एक तो सफ़र की थकान ने और वॉक ने हमारे पैरों की जान निकाल दी थी। वो बिल्कुल हमारे लिए किसी क़यामत के मंज़र से कम नहीं था कि हम लोगों ने इतना चला। उसके बाद हमने वहाँ जाके जो देखा कि किसी की एंट्री नहीं हो रही है, सब लोग खड़े हुए हैं, बच्चे, औरतें, बच्चे छोटे रो रहे हैं, सर्दी इंतहा की, घास पे खड़े हुए हैं, नीचे बर्फ़ भी है, पानी भी है, बारिश भी हुई थी। तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि यहाँ पे हम लोग रात नहीं गुजार सकते। तो हमें पता चला कि वहाँ से 15 किलोमीटर्स दूर एक शहर है, को लास्ट सिटी कहेंगे बॉर्डर के साथ। हम लोगों ने वहाँ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें 3-3.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला, कोई भी गाड़ी का ड्राइवर वहाँ जाने के लिए, हमको ले जाने के लिए एग्री नहीं था। तो एक बंदा रात में एग्री हुआ हमें ले जाने के लिए, जिससे हमने मदद मांगी, तो उसने हमें वहाँ पहुँचाया, जिसके लिए हमने पहले अपने साथ ही जो बहनें हमारी मौजूद थी उनको भेजा। उसके बाद हमने वहाँ बैठ के इंतज़ार किया। बहुत ख़तरनाक सर्दी, मतलब हालत ऐसी थी कि जो बैठ गया उससे बग़ैर सहारे के वो उठ नहीं सकता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं अपने बैग्स पे बैठा हूँ, तो मतलब बैठा ही हूँ ना, नहीं उठा जा रहा। वहाँ हम लोग गए फिर ड्राइवर के साथ। वहाँ जाके हमने एक चर्च में एक रात स्पेंड की अपनी। चर्च में जो टेबल्स या जो चेयर्स लगी होती हैं, पता नहीं आप लोगों का आइडिया है नहीं है, वो एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी लकड़ी की चेयर्स होती हैं, मतलब कि सुकून दे वाली चेयर्स नहीं होती हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स चर्च के अंदर ज़मीन पे भी सोए थे। वो जो टाइम था जब गाड़ी से उतर के चर्च में जाने का, वो हमारे लिए बिल्कुल एक इम्तहान था, क्योंकि 1 इंच पैर उठा के वापस ज़मीन पे रखने की हिम्मत नहीं थी। इतनी शदीद तकलीफ़ कि मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। शायद कि ऐसी तकलीफ़ या तो उसको होती होगी, अल्लाह माफ़ करे, जिसका एक्सीडेंट में कोई हड्डी टूटे या कुछ ऐसा हो, लेकिन जो तकलीफ़ की इंतहा, जो शिद्दत थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन जान बचाने के लिए वो सब हमने किया। 24 तारीख से ये तकरीबन 27 फरवरी हो गई थी, जो कि हमने अपने ना शूज़ उतारे, ना खाना पीना, नींद, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। चर्च के अंदर भी कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की फ़ैसिलिटी इस तरीके से नहीं मिली थी।
लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत इसके कि मोबाइल फ़ोन चार्ज किया जाए। तो वहाँ हमने एक रात गुजारी। सुबह उठ के हम लोग जब चर्च से बाहर आए तो हमने जो देखा, उसको देख के एक खुशी हुई, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने बिल्कुल हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे खाने पीने के, नाश्ते के, चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब में बांट रहे थे। हम लोगों ने वहाँ से कॉफ़ी चाय जो भी जिसको लेना था वो लिया। उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, जो हमें वहाँ से उठा के बॉर्डर तक लेके जाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग वहाँ से उतर के बॉर्डर पे गए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे थे। तकरीबन सुबह 7:30-8 बजे हम लोग बॉर्डर पे पहुँच गए थे। दूसरा इम्तहान वहाँ से हमारा शुरू हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि एक रॉ को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आज बॉर्डर क्रॉस करना है। हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि अपनी रॉ के अंदर रहते हुए हम लोगों को अपने चेक कर लिया था कि 10-10 बंदों को वो जाने दे रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो दे रहे हैं लेडीज़ को और बच्चों को। तो हम लोगों ने 10-10 के अपने ग्रुप बना के एक ही रॉ में हम सारे बंदे खड़े हुए। जब हम वो रॉ को फॉलो कर रहे थे तो हमारे पीछे भी मज़ीद लोग आ गए थे। तो इसका मतलब हमें गुड साइन ये मिला था कि हम लोग बिल्कुल सही रॉ फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी ने और वहाँ के रिहायशियों ने खाने पीने के स्टॉल्स खाने पीने के स्टॉल्स लगाए हुए थे। कुछ चीज़ें वो बांट रहे थे, वाटर बॉटल, जूसेस, बच्चों के लिए पैम्पर, सेरेलैक, जो भी इनका जो फूड होता है बच्चों का, वो सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग वो प्रोवाइड कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से उस रॉ को क्रॉस करते करते हमें तकरीबन 5:30 या 6 बजे का टाइम हो गया शाम का। वो जो एक टाइम था सुबह 7 बजे से उस कड़ाकेदार सर्दी में खड़े रहना, कोई धूप नहीं है, बारिश भी हो रही थी। हम लोगों ने जब एक यूक्रेनी बॉर्डर क्रॉस किया, जब पोलैंड के बॉर्डर की तरफ बढ़े, तो एक खुशी भी थी कि एक जान जो थी हमारी वो थोड़ी सी सेफ़ हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा उसके पीछे एक दुख था कि हम इतनी सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ कर आ गए। मतलब जिस ज़मीन में हम रहे 4 साल हम लोगों ने वहाँ गुजारा, मैं तो खुद दुख में हूँ। मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो पैदा ही वहाँ हुए, या मैं उन दूसरे ममालिक के बारे में सोच के ज़्यादा खौफज़दा हूँ, ज़्यादा परेशान हूँ कि जहाँ ये कब से चल रहा है। वहाँ से हम लोगों को तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की वॉक थी, वो मज़ीद की हमने, और उसके बाद या 1 किलोमीटर की वॉक होगी। वो करके हम लोग यूक्रेनियन इमिग्रेशन पे पहुँचे, जहाँ पे हमें एग्ज़िट की स्टैंप लगनी थी। वहाँ से हमने एग्ज़िट की स्टैंप लगा के 7, 7:30, 8 बजे हम लोग वहाँ से बाहर निकले। मोबाइल फ़ोन किसी की भी चार्ज नहीं। बॉर्डर के ऊपर जब हम लोग वहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करके वहाँ पे हम वॉक करके हम पोलैंड की तरफ पहुँचे, वहाँ पे एक अजीब मंज़र, लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं, नीचे पानी है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, सर्दी ख़तरनाक। उस टाइम पे पैरों की हालत ऐसी थी कि या तो मैं ख़ुद इनको किसी चीज़ से काट के अपने जिस्म से अलग कर दूं, या मैं किसी को बोल दूं कि ऐसा कर दो। बिल्कुल हिम्मत हमारी जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे माँ बाप की, आप लोगों की, सबकी दुआओं से हम लोगों को अल्लाह पाक ने बचाया, वहाँ से निकाला और अल्लाह पाक ने निकलने की हिम्मत दी। तो वहाँ पे हम खड़े हुए, उसकी भी मैंने 1-2 क्लिप्स कैप्चर किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो जो टाइम था ना वहाँ पे खड़े होना, उस टाइम पे हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। इतना रश था और जगह ऐसी थी कि बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि नीचे पानी था, स्नोफॉल हो रही थी, ठंड थी बहुत ज़्यादा। 7 साढ़े 7 घंटे हमें इस हालत में खड़े होना पड़ा, 8 घंटे।
सुबह के तकरीबन 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 हो गए थे कि जब हम पोलैंड इमिग्रेशन तक पहुँचे। पोलैंड इमिग्रेशन पे पहुँचे, वहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा बहुत। फिर वहाँ से हमारे एंट्री की स्टैंप लगी पासपोर्ट्स पे, और देन हम गए आगे की तरफ, थोड़ी बहुत वॉक और की। उसके बाद हम लोग पहुँचे इमिग्रेशन के एग्ज़िट करके पोलैंड बॉर्डर के साथ। उन्होंने कुछ खाने पीने के स्टॉल्स पोलैंड गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे, जो वो बच्चों को सबको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने प्रोवाइड की, जो पोलैंड बॉर्डर से हमें कैंप्स तक लेके जा रही थी, रेफ्यूजी कैंप्स तक। फाइनली अपनी मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस हो गया है। उसकी बस में बैठे हैं, अब जा रहे हैं किसी प्लेस के ऊपर, नहीं पता कौन सी, लेकिन जा रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप जाते हुए एक आंखों में आंसू भी थे और एक खुशी भी थी कि जान बच गई, और आंसू इसलिए थे कि हम सब चीज़ें अपनी छोड़ कर आ गए और नहीं पता कि वापस उसको देखने को हमें मिलेगी या नहीं। खैर, वहाँ से हम लोग कैंप में पहुँचे। वहाँ पे हमने पाकिस्तान एम्बेसी का शेल्टर देखा। पता नहीं कि ये पोलैंड का बॉर्डर कैंप। Привет! Привет, Пакистан! ये एम्बेसी के पाकिस्तानी लोग खड़े हैं जो हमारे साथ आए हैं, जो कि एम्बेसडर साहब भी वहाँ मौजूद थे। शुक्रिया उनका, उन्होंने वेलकम किया था। फिर वहाँ पे हमने, वहाँ जाते ही मुझे सबसे पहले वहाँ पे मुझे सिम एज अ गिफ्ट दे दी गई, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करने के काबिल था। सिम के बाद हम लोग एम्बेसडर साहब से मिले, उनका शुक्रिया अदा किया। उस दिन हम में किसी चीज़ का होश नहीं था। वॉलेट, बैग, मोबाइल फ़ोन कहाँ है हमारा। हम इतना बेखबर वहाँ पे सोए थे कुछ घंटों के लिए, लेकिन बहुत गहरी नींद में सोए थे। वहाँ से हम लोग गए थे एम्बेसी के अरेंजमेंट की तरफ, जहाँ पे एम्बेसी ने पोलैंड के कैपिटल वार्सा में हमारा अरेंजमेंट्स किया था रिहाइश का। वहाँ पे हम रहे थे, खाना पीना सब प्रोवाइड किया था। तो वहाँ तक जाने से पहले रास्ते का जो सफ़र था 3-3.5 घंटे का, पोलैंड बॉर्डर से कैपिटल तक। सारे पाकिस्तानी इधर बस में मौजूद हैं, मुझ समेत। पोलैंड में एंट्री हो चुकी थी और हम जा रहे हैं एम्बेसी में, जो हमारे लिए इंतजाम किए उस तरह। उस दौरान बस के अंदर 52-53 लोग थे, जिसमें से किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी सिवाय मेरे। तो मैंने सब लोगों को बोला कि अगर आप लोग घर वालों से अपने कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल से कर सकते हो, जिसकी मुझे बहुत सारी दुआएं मिली उनके वालिदैन की तरफ से कि उनके बच्चों की खैरियत उन तक पहुंचाई। तकरीबन 52 बंदे थे, तो 40 बंदे तो ऐसे थे जिनके पेरेंट्स मुझसे कांटेक्ट में थे, अपने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे और मुझे दुआएं दे रहे थे। उन पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी, जिसकी वजह से हम लोग आज सही सलामत मौजूद हैं। और बस बाकी अल्फाज नहीं है, और कोई गलती कोताही होगी तो माजरत चाहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।